लोहड़ी की शाम थी। पूरा पंजाब उत्सव में डूबा था, लेकिन सरहद के पास स्थित कालासाया गांव में हवा में कुछ ज्यादा ही ठंड थी। करण सालों बाद अपनी पुश्तैनी हवेली लौटा था। आंगन में लोहड़ी की आग जलाने की तैयारी चल रही थी। करण, याद रखना बेटा, आज की रात गन्ने के खेतों की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। आज धुंध वाली माई अपनी बलि मांगने निकलती है। दादी आप भी ना, ये सब पुरानी बात है। अब हम 2026 में जी रहे हैं। कोई माई वाई नहीं होती। ये सब बच्चों को डराने के तरीके हैं। भाई मजाक मत उड़ा। पिछले साल लोहड़ी की रात को लखविंदर का लड़का लापता हो गया था। आज तक उसका सिर्फ साफा मिला, वो भी उन गन्ने के खेतों के बीच। जैसे ही सूरज ढला, आंगन में बड़ी सी लोहड़ी जलाई गई। सुंदर मुंदरिये गा रहे थे। तिल और रेवड़ियां आग में डाली जा रही थीं, लेकिन तभी अचानक हवा का एक ऐसा झोंका आया जिसने जलती हुई आग को लगभग बुझा ही दिया। करण भाई, वो देखो, खेतों के किनारे पर कोई खड़ा है। करण ने मुड़कर देखा। हवेली के ठीक पीछे फैले मीलों लंबे गन्ने के खेतों की बाउंड्री पर एक लंबी काली आकृति खड़ी थी। वो स्थिर थी, लेकिन उसकी ऊंचाई किसी सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा थी। शायद कोई मजदूर होगा। बीर, टॉर्च ला तो जरा। नहीं करण, बाहर मत जाना। देख, आग का रंग नीला हो गया है। बीर सही कह रहा था। लोहड़ी की पवित्र अग्नि अब नारंगी नहीं बल्कि एक अजीब सी नीली लौ में बदल चुकी थी। दादी जानकी ने हाथ में गंगा जल लिया और मंत्र बुदबुदाने लगी। तभी एक सिसकी सुनाई दी। यह आवाज करण के छोटे भाई सनी की थी, जो शाम से ही कहीं गायब था। आवाज गन्ने के खेतों के बीच से आ रही थी। करण ने बिना सोचे समझे टॉर्च उठाई और खेतों की तरफ भाग पड़ा। नहीं करण, वो सनी नहीं है, वो आवाजों का जाल है। लेकिन करण अंदर जा चुका था। खेतों के अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि करण को अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। अचानक टॉर्च की रोशनी एक जगह थमी। वहां सनी खड़ा था, लेकिन उसकी पीठ करण की तरफ थी। सनी, तू यहाँ क्या कर रहा है? घर चल, दादी परेशान है। जैसे ही सनी मुड़ा, करण के हाथ से टॉर्च गिर गई। वो सनी नहीं था, सिर्फ एक बड़ा सा मुंह जिससे गाढ़ा काला खून टपक रहा था। लोहड़ी की पहली रेवड़ी मुझे मिल गई। वो आकृति तेजी से करण की तरफ बढ़ी। करण पीछे मुड़ा और पागलों की तरह भागने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि गन्ने के पौधे खुद ब खुद उसका रास्ता रोक रहे हैं। पीछे से एक भयानक हंसी गूंजी, जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। तू जितना भागेगा, मिट्टी उतना ही तुझे जकड़ेगी। करण ने देखा कि जमीन दलदल की तरह उसे खींच रही थी। तभी अचानक एक जलती हुई लकड़ी खेतों के बीच आकर गिरी। करण, आग की तरफ आ, ये रोशनी से डरती है। दादी जानकी पीछे से चिल्लाई। आग में तिल और सरसों डालो, इसकी गंध इसे वापस पाताल में भेज देगी। करण और बीर खेत से बाहर तो आ गए थे, लेकिन जो उन्होंने पीछे छोड़ा था वो अभी खत्म नहीं हुआ था। असली दहशत तो अब शुरू होने वाली थी। जैसे ही करण, बीर और गांव वाले हवेली के भीतर पहुंचे, उन्होंने भारी लकड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। बाहर हवा का शोर इतनी तेज हो गया था जैसे हजारों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। करण भाई, सनी कहाँ है? आप उसे साथ नहीं लाए? करण की सांसें अभी भी उखड़ी हुई थी। उसने बीर की तरफ देखा, जिसकी आंखों में दहशत थी। वो सनी नहीं था सिमरन, वो कुछ और ही था। लेकिन असली सनी अभी भी लापता है। अचानक हवेली की छत पर भारी कदमों की आहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी चीज ऊपर टहल रही हो। सब लोग इस आग के अंदर आ जाओ, वो हवेली के अंदर घुस चुकी है। उसे लोहड़ी की बलि चाहिए। अगर आज रात हमने उसे सनी नहीं दिया तो वो एक एक करके सबको ले जाएगी। दादी, आप क्या कहना चाहती हैं? क्या सनी अब भी जिंदा है? वो गन्ने के सबसे पुराने कुएं के पास है, जहां पहली बार लोहड़ी की राख दबाई गई थी। लेकिन वहां तक जाना खुद को मौत के हवाले करना है। अब बहुत हुआ बीर, हमें उस कुएं पर जाना होगा। अगर हम डरे रहे तो ये रात हमारी आखिरी रात होगी। दोनों भाई हाथों में लोहड़ी की जलती हुई मशालें लेकर फिर से अंधेरे की ओर निकल पड़े। गन्ने के खेत अब किसी भूल भुलैया की तरह लग रहे थे। अचानक उन्हें एक कुआं दिखा जिससे नीली रोशनी निकल रही थी। कुएं के किनारे सनी बैठा था, लेकिन वो पत्थर की तरह जमा हुआ था। तुम फिर आ गए। इस बार तुम दोनों की हड्डियां मेरी अगली लोहड़ी का ईंधन बनेंगी। जैसे ही वो साया करण की ओर झपटा, करण को दादी की बात याद आ गई। उसने अपनी जेब से रेवड़ियां और मूंगफली का वो पैकेट निकाला जिसे उसने शुरू में अंधविश्वास कहकर रख लिया था। वरुण ने सारी रेवड़ियां और मूंगफली जलती हुई मशाल पर फेंक दी।
जैसे ही चीनी और तिल आग के संपर्क में आए, एक तेज सफेद रोशनी पैदा हुई। ये लोहड़ी की शुद्ध अग्नि थी। नहीं, ये पवित्रता मुझे जला रही है। उस रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया था। वो साया पिघलने लगा और वापस कुएं की गहराई में गिर गया। कुएं से एक जोरदार धमाका हुआ। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण काला साया गांव पर पड़ी तो सब कुछ शांत था। सनी को होश आ गया था, हालांकि उसे कुछ याद नहीं था। हवेली के आंगन में राख अब भी ठंडी हो रही थी। करण ने देखा कि उसकी हथेली पर एक छोटा सा निशान था, जैसे किसी ने जलते हुए कोयले से वहां लोहड़ी लिखा हो। अब यकीन आया बेटा, कुछ रस्में सिर्फ रिवाज नहीं ढाल होती हैं। करण ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसने अपनी घड़ी देखी। 2026 की पहली लोहड़ी बीत चुकी थी, लेकिन उसने उसे वो सिखा दिया था जो कोई किताब नहीं सिखा सकी। हवेली में सन्नाटा तो था, लेकिन वो शांति वाली नहीं, बल्कि तूफान से पहले की खामोशी थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। सनी गहरी नींद में था, लेकिन अचानक उसकी आंखों की पुतलियां सफेद होने लगीं। वो बिस्तर से उठा और बिना आवाज किए रसोई की तरफ बढ़ा। करण जो बरामदे में बैठा पहरा दे रहा था, उसने सनी को जाते देखा। सनी, इतनी रात को कहाँ जा रहा है? पानी चाहिए। सनी नहीं रुका। वो सीधे रसोई के उस कोने में गया जहां पुरानी अनाज की बोरियां रखी थीं। जैसे ही करण ने सनी का कंधा पकड़ा, सनी ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में सनी नहीं बल्कि वही कुएं वाली काली आकृति की झलक थी। कुआं तो भर दिया, लेकिन जो मिट्टी में दबा था उसे कैसे रोकोगे? तभी वहां दादी जानकी लालटेन लेकर पहुंची। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उन्होंने देखा कि सनी ने जमीन से एक पुरानी सड़ी हुई पोटली निकाल ली थी। करण, उससे वो पोटली छीन ले। वो इस हवेली के पूर्वजों का वो पाप है जिसे 100 साल पहले दबाया गया था। इस गांव को खुशहाल बनाने के लिए 100 साल पहले लोहड़ी के दिन एक अग्नि बलि दी गई थी। वो आत्मा शांत नहीं हुई थी, वो बस कैद थी। आज उस कुएं के बंद होते ही उसे रहने के लिए नया ठिकाना चाहिए था, और वो ठिकाना ये हवेली है। अचानक पूरी हवेली थरथराने लगी। दीवारों से काला धुआं निकलने लगा। हवेली के आंगन में बुझी हुई लोहड़ी की राख अपने आप हवा में उड़ने लगी और एक बवंडर बन गई। बीर और सिमरन भी जाग चुके थे और दहशत में कोने में दुबक गए। मुझे मुक्त करो या फिर इस हवेली को राख बनते देखो। दादी, इसे रोकने का कोई तो रास्ता होगा। सिर्फ एक ही रास्ता है करण। इस पोटली को उस आग में डालना होगा जो सच्चे पश्चाताप से जलाई गई हो, और आज की रात की आग तो डर से जलाई गई थी। करण ने फुर्ती से पोटली झपटी। पोटली छूते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हजारों बर्फीली सुइयां उसके हाथों में चुभ रही हों। वो भागा और आंगन की उस जगह पहुंचा जहां मुख्य लोहड़ी जलाई गई थी। वहां अभी भी कुछ कोयले दहक रहे थे। मैं मानता हूं कि मैंने पूर्वजों की बातों का मजाक उड़ाया। मैं मानता हूं कि हमने जमीन के दर्द को नहीं समझा। अगर ये आग मेरी ईमानदारी से जलती है तो अभी जल उठे। उसके बलिदान और पश्चाताप ने काम किया। बुझी हुई राख से अचानक एक विशाल सुनहरी लौ ऊपर उठी। करण ने वो पोटली उस पवित्र अग्नि में फेंक दी। जैसे ही पोटली जली, एक रूह कपा देने वाली चीख पूरे गांव में गूंज उठी। सनी का शरीर जमीन पर गिर पड़ा और वो सामान्य हो गया। हवेली के कोनों से काला धुआं गायब होने लगा। वो काली आकृति उस आग में जलकर राख हो गई। सूरज निकला। इस बार हवा में वो भारीपन नहीं था। करण के हाथ पर अब कोई काला निशान नहीं था, बस एक साधारण जलने का घाव था जो उसे याद दिलाता रहेगा कि कुछ शक्तियां विज्ञान की समझ से परी होती हैं। अब शहर वापस जाओगे? नहीं वीर, अब मुझे समझ आया कि इस गांव को आर्किटेक्ट की नहीं, अपनी जड़ों से जुड़े लोगों की जरूरत है। अगली लोहड़ी में यही मनाऊंगा, पूरी श्रद्धा के साथ। काला साया गांव अब सच में रोशनी का गांव बनने की राह पर था।